चलिए बच्चों, आपका इस टॉपिक का मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्वागत है। कल हमने आपको बताया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ called one dimensional or linear motion, called in linear motion या one dimension motion, in which only one coordinate, only one पोजीशन कोऑर्डिनेट, तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट बताए गए थे आपको। एक्स चेंजेस विद टाइम, एंड another two y and z are constant, the equation of motion of one dimension is x is the function of t। जो भी x का t के साथ रिलेशन होगा वही आपका इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। तो यहाँ जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन होगा, क्योंकि केवल x ही टाइम डिपेंडेंट है, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। और y z तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही है, तो ये बात आपको दिमाग में आ गई होगी। इसमें आप देख रहे हैं दो वेरिएबल है, एक है x, दूसरा है x और दूसरा है टाइम। y और z तो कांस्टेंट है, तो x वेरिएबल, टाइम वेरिएबल। तो टाइम अगर वेरी करेगा उसी हिसाब से किसी न किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के तहत, लीनियर इक्वेशन के तहत आपका पोजीशन x वेरी करेगा, तो यहाँ पर x का भी मेजरमेंट होना चाहिए और टाइम का भी मेजरमेंट होना चाहिए। तो इस तरह की स्टडी करने के लिए हम लोग को टाइम का मेजरमेंट और पोजीशन अर्थात x का मेजरमेंट समझना पड़ेगा। तो द मेजरमेंट ऑफ टाइम t and position x can be expressed as following ways या following method। कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन बारीकियों को जरा समझिए। पहला, ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। तो मतलब आप अगर मेजरमेंट समझना चाह रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम को आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट करना, अर्थात ओरिजिन। इसके बाद उसकी यूनिट क्या थी, किस यूनिट में नाप रहे हैं, सेकंड में, मिनट में, आवर में अथवा दिनों में, ईयर्स में। तो टाइम की यूनिट क्या है, जैसे हमने कहा 5, तो 5 मिनट बोल रहा हूँ कि 5 सेकंड बोल रहा हूँ कि 5 घंटे बोल रहा हूँ।
इसका भी सेंस आपको बिना इसको एक्सप्रेस किए नहीं चल पाएंगे। और इसके बाद टाइम के आगे बढ़ने का या किसी घटना के पहले के टाइम का क्या सेंस है। जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में एडी और बीसी, तो इस समय जो चल रहा है वो अपना समझना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो बैक टाइम था, किसको आपने रेफरेंस माना है, ओरिजिन माना है, इन सारे कॉन्सेप्ट पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि टाइम जो है उसका कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है। जैसे अगर हमने कहा कि हमारी क्लास आज 10 बजे स्टार्ट हुई और मुझे आधे घंटे पढ़ाना है, तो इसका मतलब क्लास का ओरिजिन हो गया 10 और अब आधे घंटे में पढ़ाऊंगा, सेंस ऑफ टाइम गया 30 मिनट का। तो अब जो टाइम हो जाएगा वो 10:30 हो जाएगा और वहाँ मेरी क्लास और होगी। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि ओरिजिन हो गया 10 o'clock एंड आफ्टर 30 मिनट्स, यूनिट हो गई मिनट, और 30 हो गया ड्यूरेशन अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये आपका 10:30 पे बात खत्म हो जाएगी। इसी बात को अगर हम ओरिजिन थोड़ा चेंज करके कहें, बात वही है लेकिन थोड़ा सा बात बदल दी गई, तो कैसे कहा जा सकता है कि जैसे हम जब टाइम स्टार्ट करेंगे तो वो 0 कहा जाएगा और हम 30 मिनट क्लास पढ़ाएंगे, इसका मतलब 0 से लेकर के 30 तक। तो देखिए एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? 10 से 10:30 तक, ये एक बात हुई, और दूसरा 0 से 30 तक, मतलब अब ओरिजिन जो था वो बदल गया। ओरिजिन पहले 0 था जब मैंने लिया, तो 0 से केवल आपने 30 बोल दिया, और अगर ओरिजिन को आपने 10 कह दिया तो फिर क्या हो गया? 10:30 हो गया। तो इस तरीके से ओरिजिन कुछ भी लिया सकता है, टाइम ड्यूरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल नोटेशन पे अंतर आता है, मतलब कुल मिला के वही रहता है। इसका मतलब ओरिजिन हम कुछ भी ले सकते हैं, ओरिजिन डिस्प्लेस हो सकता है और उसी हिसाब से रीडिंग डिस्प्लेस हो जाती है, लेकिन सेंस 30 मिनट का ही था, वो 30 मिनट का ही रहता है। तो चलिए टू मेजरिंग टाइम ड्यूरिंग मोशन, to measuring time during motion takes an origin and unit of time, suitable unit of time, एक suitable unit of time लेते हैं। The time taken positive after origin as on नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन पे आप लेते थे, ये 0 ले लिया आपने ओरिजिन, और यहां पर ये t इज इक्वल टू 1 आवर, फिर t इज इक्वल टू 2 आवर एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर लाइन पे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इस तरह आपका समझते हैं कि हम टाइम, किसी घटना को, टाइम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द चेंज इन पोजीशन ऑफ ओरिजिन, no change in time duration of मोशन। जैसे हमने कहा कि अगर ओरिजिन आपने 0 लिया था तो 30 आ गया था, ओरिजिन आपने 10 ले लिया तो 10:30 हो गया। इस तरह ओरिजिन बदलने से केवल नोटेशन बदलता है, टाइम ड्यूरेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आपके दिमाग में
रहनी चाहिए। कोई इवेंट जब स्टार्ट होता है तो उसी को हम ओरिजिन ले लेते हैं, आमतौर पे वो 0 से दिखाया जाता है, और अगर कुछ और भी दिखाया गया होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल नोटेशन फर्क पड़ता है, डिफरेंस जो है कुल मिला के वही रहता है, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही आपको तो टाइम में ओरिजिन जरूरी है, यूनिट जरूरी है, और सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम क्या है ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत देर तक पढ़ा, कई लोग बच्चे कहते हैं रात कि हम सर आज 11 बजे तक पढ़े, तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया बेटा, रात में 11 तक आप पढ़े, लेकिन ये भी बता दो जरा शुरू कब किए थे बेटा, व्हाट इज योर ओरिजिन, शुरू कब किए थे। पता लग रहा है सर 10:30 बजे स्टार्ट किए थे, 11 बजे खत्म कर दिए, आधे घंटे पढ़े, तो हम कहते हो गया सत्यानाश। मतलब कहाँ रीडिंग है ये तो ठीक है ही है 11 बजे, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ ये भी बहुत जरूरी है। पता लग रहा है 10:30 से शुरू हुआ तो गड़बड़ हो गया मामला, आधे घंटे तो हुआ कुल मिला के। मतलब ओरिजिन का सिचुएशन बहुत महत्वपूर्ण है, रीडिंग तो शुरू में अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपके मोशन में आप पोजीशन की बात भी करेंगे, और क्योंकि यहाँ 1 डायमेंशनल मोशन है केवल एक्स की बात करते हैं हम। तो चलिए नंबर 2 चीज जो आप समझते हैं, ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन फॉर पोजीशन मेजरमेंट, डायरेक्शन फॉर पोजीशन मेजरमेंट। तो पोजीशन मेजर करना है तो यहां भी वही बात है कि टू मेजरिंग पोजीशन ड्यूरिंग मोशन, to measuring position during motion takes an origin and suitable unit of positions of object। एक आप ओरिजिन लेते हैं और सुटेबल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे यहां मान लीजिए ओरिजिन ले लिया आपने 0, फिर यहां पर ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इधर एक्स एक्सिस लेते गए और किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आप नापते जा रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। तो चलिए द positions of object is taken as positive as on नंबर लाइन। जैसे नंबर लाइन पे आप लेते थे वैसे यहां भी आप नंबर लाइन के हिसाब से उसकी पोजीशन लेते जाएंगे। पहले x0 ओरिजिन पर था, ये बाद में ये x1 t1 टाइम पर, x2 t2 टाइम पर, एंड सो ऑन। इस तरह चीजें बदलती जा रही हैं। और यहां पर भी आप समझ रहे हैं कि अगर ओरिजिन हम चेंज कर दें, जैसे हमने कहा कि रेस होगी 5 किलोमीटर की, और पहले आज जहां से ओरिजिन ले रहे हैं उसको हम 0 ले लेंगे। अगर हम 0 ले लें तो 5 किलोमीटर की रेस हो रही है, इसका मतलब कि 0 से स्टार्ट होकर के 5 किलोमीटर तक रेस पूरी होगी। तो 0 इनिशियल हो गया और 5 किलोमीटर दैट इज फाइनल। लेकिन अगर हमने कहा कि ओरिजिन को हम 3 किलोमीटर मान ले रहे हैं, तो सीधी सीधी बात है कि 3 किलोमीटर से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओरिजिन को 3 मान लिया मैंने, तो अब अगर 5 की रेस होनी है तो फाइनल हमारा 3 के आगे 5 बोले तो 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो कहने के लिए तो 8 किलोमीटर दौड़े, लेकिन कहां से दौड़े? अब 0 ओरिजिन नहीं था, अब 3 ओरिजिन था, तो कुल मिला के गैप वही रहा
3 ओरिजिन हो गया, x0 की वैल्यू 3, फाइनल x की वैल्यू 8, घटाने पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल दैट इज 5 किलोमीटर। तो चाहे 0 से 5 कर लीजिए, चाहे 3 से 8 कर लीजिए, चाहे 4 से 9 कर लीजिए, सारी बातें वैसे ही हैं, केवल रीडिंग बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट वही उतना है। इसका मतलब ओरिजिन बदलने से डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं आता है, केवल रीडिंग बदलती है। जैसे टाइम के लिए मैंने कहा था द चेंज इन origin of on position axis the change in position of change in origin on position axis does not change in displacement of motion। डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कुछ चीज़ें अच्छे से समझ सकें, ठीक से समझ सकें, इसके लिए 2 चीज़ें आपको जानना जरूरी है। क्योंकि मैंने कहा था मोशन शुरू हो रहा है, थोड़ा बहुत बेसिक्स बताने के बाद आपको हम बताएंगे स्पेशली कुछ बारीकियों के बारे में। वो सारी बारीकियां आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, यहाँ मुझे रिवीजन करना है। इसके बाद फिर उन रिवीजन के साथ में हम बड़ी कक्षाओं की बात करने लगते हैं। मैंने कहा था 11th में छोटी कक्षाओं की चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो चलिए, जो चीज़ एक चीज़ बार जान चुके हैं उसी चीज़ को हम यहाँ एक बार फिर बोलेंगे, जैसे आप आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। जैसे कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, इसके बाद आगे डिटेल बताऊंगा। जैसे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आए, डिस्टेंस समझ में आए, टाइम समझ में आए और वेलोसिटी समझ में आए, स्पीड समझ में आए, ये डिफरेंस समझ सके, इसलिए हल्का सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्केलर और वेक्टर का। इस चैप्टर के बाद हम डिटेल में वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग जाने व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and completely expressed by its magnitude, there is no need of direction। तो सीधी सीधी बात है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? The quantities has only magnitude but no direction is called scalar। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मास, टाइम, एरिया, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क एक्सेट्रा। तो इसमें केवल आपको मैग्नीट्यूड जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड में 2 चीजें याद रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। मैग्नीट्यूड में 2 चीजें आती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी भली भांति परिचित हो लीजिए, बहुत जरूरत पड़ती रहती है। इसके बाद है आपका वेक्टर क्वांटिटी। The quantity has magnitude and direction and also follow
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान रखेंगे कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर नियमों का पालन भी करे। केवल मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लेना ही बहुत नहीं है, वेक्टर के कुछ नियम है, उन नियम को फॉलो करे। बिना नियम के फॉलो हुए केवल डायरेक्शन हो जाने से काम नहीं बनने वाला। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट होती है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर नियमों को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर नियम क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वेक्टर में सीखेंगे। और 11th की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी यही रहेगी कि आप डायरेक्शन के साथ में काम करना आपको आएगा। वेक्टर से आप परिचित हो रहे हैं, नई चीज एकदम है, और बिना डायरेक्शन के कोई काम नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसलिए वेक्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। अभी केवल हमने नाम सुना कि वेक्टर क्या है, द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से। आप जान रहे हो, देखिए नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, और हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल में ऊपर ए लिख करके देखिए मैंने, या डिस्प्लेसमेंट को एस लिख करके मैंने ऊपर वेक्टर लगा दिया है छोटा सा, तो ये नोटेशन हो गया कि हाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। एग्जांपल दे देते हैं हम आपको। एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एक्सेट्रा। तो मैंने बताया कि फोर्स, टॉर्क, एंगुलर रोटेशन, तमाम सारी चीजें जो है आपको ये आपके वेक्टर के तहत आती हैं। तो चलिए अभी आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और इसको देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, तो फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। तो बच्चों, हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये जानना होगा। तो आइए पहले बारी बारी से हम लोग सीखें कि व्हाट इज डिस्टेंस, द टोटल path traveled by an object during motion is called distance। जो एक्चुअल पाथ होता है वही डिस्टेंस होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, केवल कितनी दूर गया ये बताना है आपको। केवल मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी। इट ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। अगर मोशन नहीं हो रहा होगा तो जीरो, और अगर कुछ ना कुछ हो रहा होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। ये समझ में आना चाहिए। ये है डिस्टेंस। अब आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको जरा समझा जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो द मिनिमम पाथ या द मिनिमम डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of object during motion
is called displacement. चलिए बच्चों, मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. इट इज a vector quantity it may be positive, negative, एंड जीरो. डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये मीन पोजीशन के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव, और अगर ये अपोजिट है तो दैट इज टेकन एज नेगेटिव. तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे बताएं आपको. चलिए यूनिट पहले जान लें. द यूनिट ऑफ displacement is मीटर. जैसे यहां से देखिए, ए से कोई चीज बी तक गया, लेकिन वाया सी गया है, या पहले ए से बी गया और फिर फाइनली ये सी पर पहुंच गया. फाइनली ये सी पर पहुंच गया, ये एक्चुअल पाथ है. तो एक्चुअल पाथ मतलब यहां जो डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस दैट इज AB प्लस BC, ये टोटल डिस्टेंस हो गई. लेकिन यहां पर अगर ये कहा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स फ्रॉम ये AB और ये BC है, ये तो पाथ हो गया, ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, और ये जो हो गया दैट्स AC, और ऊपर एरो भी लगाएंगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इस बात का ख्याल रखना है आपको. तो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों हो सकता है ये. अगर जहां से चला है, घूम के वहीं पहुंच गया, फिर से वहीं पहुंच गया इनिशियल पोजीशन पे, देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, जहां से चला घूम करके वहीं पहुंच गया फिर से. तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो हो गया. नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव कैसे? जैसे अगर हमने कहा कि 5 मीटर कोई डिस्प्लेसमेंट है, 5 मीटर ईस्ट, तो अगर उसको हम सेम रूप में 5 मीटर वेस्ट का नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑलरेडी ईस्ट हो गया, तो माइनस में कह देंगे तो भी बात वही हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. इस तरह की नोटेशन आप वेक्टर में काफी जम के सीखेंगे. अभी हम बड़े शॉर्ट में इतना बता रहे हैं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, एक्चुअल पाथ होगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. चलिए, दो क्वांटिटी से और परिचित हो इस समय, और इसके बाद इस चैप्टर को थोड़ा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और मैथमेटिकल करेंगे, सवाल लगाने पर उतरेंगे. तो आइए हम जाने व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. तो पहले आइए स्पीड के बारे में जाने. द टाइम रेट ऑफ distance, the time rate of covering distance of an object during
मोशन इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या हो गया भाई? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू s बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी has always positive or जीरो वैल्यू। ऑलवेज पॉजिटिव स्केलर है तो या तो ये पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपकी स्पीड का मामला। अब आइए हम लोग जाने वेलोसिटी क्या होता है। द टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट of an object during motion is called velocity। तो velocity क्या होता है? That is डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू वेक्टर s बाई टी। और आप देख रहे हैं यहां वेक्टर लग गया, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैज पॉजिटिव, नेगेटिव आर जीरो वैल्यूज। इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड आल्सो। तो वेलोसिटी जो होती है वो 15 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। कभी भी बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी नहीं समझना है आपको। तो ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, ये आपने जाना है। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी भाई? डायमेंशन LT-1 होती है, आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं। अब आपको आगे के वीडियोस में आपको टाइप्स ऑफ वेलोसिटी या स्पीड जानने को मिलेगा। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इसके अलावा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। और इंस्टेंटेनियस जब आपको सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने आपको डिफरेंशियल क्यों सिखाया था, उसकी जरूरत पड़ने लगेगी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालने में। ऐसे एवरेज जब सिखाऊंगा तो एवरेज में भी 2-3 तरह के केस रहेंगे, उसमें आपको कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और वहीं से आपकी थोड़ी सी 11th स्तर की कायदे से या कंडीशन स्तर की कायदे से न्यूमेरिकल्स की शुरुआत होगी। तो बच्चों यहाँ तक उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या स्केलर है, क्या वेक्टर है, क्या स्पीड होता है, क्या वेलोसिटी होती है, और यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसको देखें, समझें और बताएं।